नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पाठ है इसको अपन पूरे को पढ़ चुके हैं। ठीक है, पालमपुर गांव की कहानी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, किसी भी स्टेट की हो, उन सभी के लिए काम का है। तो वही फैक्ट, वही तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अ, ये उदाहरण दे रखा है ना। तो बताइए, गैर कृषि क्रिया में कौन कौन से हैं गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, वो उदाहरण दे सकता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। ठीक है, गैर कृषि क्रियाएं में। इसके बाद में जो वस्तुओं और सेवाओं के जो मेन वही देखेंगे। उत्पादन को उद्देश्य, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। कितनी चीज़ें की आवश्यकता है? 4 चीज़ें। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें कौन कौन सी है? भूमि है। ठीक, भूमि में क्या है? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज। दूसरी कौन सी है? श्रम है ना। तो भूमि और श्रम, भूमि, श्रम। इसके बाद में भौतिक पूंजी में क्या क्या है? भौतिक पूंजी में भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अवशेषित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंदर में कौन कौन सी मद है? ये पूछ सकता है वो। बताइए कौन सा भौतिक पूंजी में है? औजार, मशीनें, भवन। औजारों तथा मशीनों कहते हैं साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं ना। कंप्यूटर भी दे सकता है, पूछेगा बताइए कौन सा भौतिक पूंजी है ना। पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चक्कर पड़ेगा स्थायी पूंजी देके। औजार और मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं ना। जब वो अगर स्थायी पूंजी पूछेगा ना, स्थायी पूंजी, ठीक है, स्थायी पूंजी, तो वो और भी देगा। तो ये स्थायी पूंजी है ये, जैसे कि, लेकिन वो शर्त है वो कई वर्षों तक प्रयोग होता हो उसका, है ना। तो वो स्थायी पूंजी में आ जाएगा। तो स्थायी पूंजी जैसे कि हल है, जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है को, तो ये भौतिक पूंजी में अंतर्गत है, लेकिन भौतिक पूंजी में भी ये स्थायी पूंजी के अंतर्गत है ना। ये ध्यान रखना है। भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी, भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी कौन कौन से हैं? मशीन है, भवन है, औजार हैं कई वर्षों तक। कच्चा माल, कच्चा माल ये कार्यशील पूंजी है। बताइए कार्यशील पूंजी में कौन कौन से हैं? तो जैसे कि उत्पादन के दौरान भुगतान करना तथा जरूरी माल खरीदने की कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल, कच्चा माल तथा नगद पैसों को भी कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल तथा नगद पैसों को भी कार्यशील पूंजी कहते हैं। नगद पैसों, कच्चा माल तथा नगद पैसों को भी। ठीक है, एक चौथी आवश्यकता भी होती है, वो कौन सी है? मानव पूंजी है। भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी। ठीक है, चौथी जो मानव पूंजी है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। उत्पादन के कारक। ठीक है, प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान। ठीक, पालमपुर में खेती, तो 25% लोग, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ये याद रखना है, 1 हेक्टेयर के, है ना। इस पर अपन ने अंडरलाइन नहीं की है, इस पर अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये काम का है, वो पूछ चुका है। 1 हेक्टेयर से 100 वर्ग मीटर की भुजा वर्ग क्षेत्र बराबर होता है। एक हेक्टेयर किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर इसे कहते हैं 100 वर्ग मीटर भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, मौसम खरीफ में कौन कौन सी है? ज्वार और बाजरा है। और ये जो आलू पैदा कब किया जाता है? अक्टूबर दिसंबर में किया जाता है। रबी की कौन सी है? गेहूँ है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आलू का पूछ सकता है, वो आलू कब उगाया जाता है? अक्टूबर दिसंबर में। गन्ना किस प्रकार की खेती है? आई बात समझ में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर कुल कृषि क्षेत्र 40%, ये 1970 ये दे रखा है उदाहरण ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है ना, ये ध्यान रखना है। वैसे नाम से ही चल रहा है, कर देंगे। ठीक है, 15-20 वर्षों से तीसरी फसल को हम आलू पैदा कर रहे हैं। गेहूँ, बाजरा, गन्ना, ये आलू है। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि 1950-51 जोताई का था वो 132 था। बड़ा कब है? 90-91 186। अब इसके बाद में थोड़ा 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 ये लगभग भी है 16-17 तक। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। 50-51 फिर 90-91। ठीक है, 2020 की रिपोर्ट है, 25-26 की ही बुक है। ऐसे नहीं है कि चल भाई पुरानी बाड़ी हो, आएगी है वर्तमान सत्र में जो चल रही है, जो है ये काम का है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। 1960 से दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। कब तक? वो दशक दे देगा, 1960, 1970, 1980 के दशक के मध्य तक। 1960। ठीक है, 1960 के दशक के अंत में, 1960 के दशक के मध्य तक है ये, मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और 1960 के दशक के अंत में, ठीक, अंत है ये, अंत है तो अंत में ही लिखना है। 1960 के हरित क्रांति, भारतीय किसानों के अधिक उपज वाली बीजों, HIV है ना, HYV बीज, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। HIV बीज क्या है? के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों के चुनाव HYV बीजों को एक ही पौधे से ज़्यादा
है ना, वो पैदावार ज़्यादा होती है वो बीज, वो है ये। ठीक है। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अधिक उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। ठीक है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती का आधुनिक तरीका सबसे पहले प्रयोग किया है। तो कौन सा है? पंजाब। सबसे ज़्यादा जो आय है ना पुरुषों की, वो पंजाब की है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। पंजाब है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम, क्रम पूछ सकता है वो, तो पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ध्यान रखना है 65, 66, 10, 10 दालों का, गेहूँ का। ठीक है। इसके बाद में ये धीरे धीरे ही बढ़ रहा है 23-24 तक। 23-24 में वो दालों का पूछ सकता है, तो 24 है तो 24.5 याद रखना है। दालों का प्रतिशत कितना था? 24 से 24.5 कर देंगे। और ये जो अगर गेहूँ की अगर पूछे वो, तो फिर 113 है, 113 है 23-24 के हिसाब से, 113 है 23-24 के हिसाब से, 113 है, 113 है, ये 24.5 है। और ये जो है ये 10 है और ये 10 है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, फिर प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के उर्वरकों के प्रयोग, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये जो वो जोत कम की गई थी ना, उनके बारे में है, वो खेतों का बंटवारा हो जाता है ना, वो है ये उर्वरक। ठीक है, जो फैक्ट है उन पे ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है ना, तो ये पंजाब ध्यान रखना है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। ठीक है। पालमपुर के किसानों भूमि किस प्रकार वितरित है? इसके बाद में, क्योंकि जो एनसीईआरटी ना, उनका सार कोई बुक नहीं दे सकती। एनसीईआरटी खुद ही पूरी बुक इम्पोर्टेंट है, वो आपको ही खुद को ही छाँट के करने पड़ेंगे। 150 परिवारों, फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। एक भैंस है ना, ये तरीका बता रखा है उसमें। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि खेती के कुछ है ना, ये पढ़ना ही पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेगा ना, वो समझ से आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, ऐसे नहीं कि चलो भाई जयराम जी की। 1960 के कृषक गोविंद 2 हेक्टेयर अधिक असंचित भूमि थी है ना। इसमें बता रखा है कि भाई गरीबी का कारण किस प्रकार से बनते हैं, अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बता रखा है इसमें। ठीक है। अगर जिसके पास में ज़मीन कम है, उपज भी कम है और वो कृषि पर ही आधारित हैं, ठीक है, और अगर कृषि से विपरीत और अगर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ गरीबी आती जाएगी। और जैसे कि वो चाहे वो सदस्य अधिक है, लेकिन वो कृषि से अलग और काम कर रहे हैं, जैसे कि दुकान है, चाय की तड़ी है, या फिर कोई और गैर कृषि कार्य हैं, तो वो उनसे फ़ायदा होता जाएगा उनको, यानी कि आय बढ़ती जाएगी। ये 85 है। अर्ध मौजूली बड़े कृषक हैं ये, है ना, 2 हेक्टेयर से अधिक वाड़े हैं ये जो गहरा है ना, इस कम गहरा है, ये 85 है। और ये जो है सीमांत एवं छोटे कृषक है 15, ये 85 है। ये लगभग में बराबर से ही हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये दोनों फ़ोटो सही है, 50 साल पहले का फ़ोटो है ये। पहले जो बैल होते थे उनसे ही खिलाड़ वगैरह या फिर जो सरसों वगैरह है, चना वगैरह है, उनकी दाएँ देते थे। थ्रेसर वगैरह तो अभी आए हैं। ठीक है। इसके बाद में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इनको पढ़ लेना क्योंकि वो समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद का वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है ना। ये 300 रुपये ध्यान रखना है, न्यूनतम वेतन। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये उदाहरण दे रखा है। ठीक है। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, बड़े किसानों में गांव के साहूकारों खेती, सविता की कहानी है ये। इसके बाद में बस अब इसमें इतना ही था और उदाहरण दे रखे हैं इन्होंने। 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित है ना, वो बता रखे हैं कि भाई कृषि के अलावा और कौड़ी काम कर सकते हैं। सरकार से ब्याज मुक्त ऋण लेके आप कर सकते हैं शुरुआत, जिससे कि घाटा जाए तो भी नुकसान ना हो। ये किसानों के प्रकार बता रखे हैं कि भाई वो पहला किसान है, वो पहली उपज होती है उसकी अधिक, तो वो अगले साल के लिए रख लेता है और बाकी है उसको बेच देता है अगर उसके पास ज़मीन ज़्यादा है। अगर ज़मीन नहीं है और गैर कृषि कार्य में भी वो नहीं करते हैं, सिर्फ कृषि फसल पर ही आश्रित हैं, तो फिर वह जैसे कि अगर ओला वगैरह पड़ गया तो फिर वो जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा ना। और उसने अगर अगले साल के लिए नहीं रखा है, ब्याज वगैरह लिया है वो अनौपचारिक जैसे कि साहूकार वगैरह से उच्च ब्याज दर से, तो फिर वो और भी वो बढ़ता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है। ठीक है। मिश्री लाल की कहानी है, करीम की कहानी है ये। ठीक है। वो कंप्यूटर सेंटर खोल दिया करीम ने
पालमपुर के दुकानदार। किशोर की कहानी है, किशोर एक खेतीर मजदूर है। अन्य ऐसे ही मजदूरों की भांति किशोर अपने मजदूरी अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। ठीक है, किशोर ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो दूध बेचने लग गया, सहकारी बैंक से लिया था, उसमें ऋण भी देना नहीं पड़ता है। भैंस से भी और कार्य करने लग गया तो वो ओबेजा होने लग गया, नहीं यानी मुनाफा होने लग गया। तो ये था। ठीक है, वो कुछ ही थे इसमें, और इसको पढ़ लेना क्योंकि समझ पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पूछ सकता है अंदर से। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो पाठ में, पेपर में। ठीक है, धन्यवाद।